गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज, उसके फंक्शन और इंपॉर्टेंस को समझा था कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सब चीजें हमने देखी थी। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से उसको हमें निकालना पड़ता है। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से कंसंट्रेशन और प्रेशर के साथ वो वेरी होता है, उसी को समझना है। अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आई होप कि वो क्लियर हो गया था मीनिंग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्यादा डेप्थ में नहीं समझना है हमें, बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी। न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच हमें सीखना है, जो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने हाफ सेल का निकालना सीखा था। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो वो सब हमारे थ्योरेटिकल पार्ट था। उसमें बस हमें ध्यान क्या रखना है, अगर ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और अगर वो रिडक्शन की वजह से निकाला जाएगा तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वही देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्लियर था ना हमारे लिए। इलेक्ट्रोड के अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है, और ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन ए पोटेंशियल विल बी डेवलप, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे, किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो बेसिकली तीन फैक्टर हैं, सिंपल से छोटे छोटे। पहला फैक्टर, आप कौन सा मेटल ले रहे हैं और उसका कौन सा आयन कन्वर्ट कराना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने जिंक को डाला था ZnSO4 में और कॉपर को डाला था CuSO4 में, तो Zn हमारा Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो क्या मेटल है, कौन सा आयन में जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है मेटल एंड इट्स आयन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहला डिपेंड करता है मेटल एंड इट्स आयन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर मान लो मैंने Fe लिया और Fe से Fe+2 में जाऊंगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर Fe+3 में जाएगा तो इसके लिए कुछ अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी। जैसे जिंक है आपका Zn, तो Zn से Zn+2 में जाएगा, जो हम लोग कल कर रहे थे, तो इसके लिए अपना अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो कौन सा मेटल है और कौन से आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इन सब का अपना अपना अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो पहला फैक्टर ये है मेटल एंड इट्स आयन। आप कौन सा मेटल ले रहे हैं और उसका कौन सा आयन। आप फेरस के लिए देखोगे, Fe को Fe+2 में कन्वर्ट करोगे तो इसके E0 की वैल्यू अलग आएगी। आप Fe को Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए E0 की वैल्यू अलग आएगी। आप जिंक को Zn+2 में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए E0 की वैल्यू अलग आएगी। तब तीनों का अलग अलग अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो ये पहला फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। सेकेंड फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कि आप उस आयन का क्या कंसंट्रेशन ले रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करोगे उस इलेक्ट्रोड को, उसका क्या कंसंट्रेशन लिया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। या अगर गैस का केस रहेगा तो उसको हम लोग प्रेशर ऑफ गैस भी बोलते हैं। गैस के केस को मैं समझाऊंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो प्रेशर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट फैक्टर की बात करो, थर्ड फैक्टर, तो टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि किस टेम्परेचर पे वो आपका एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है। तो बेसिकली ये तीन फैक्टर ध्यान में रखना। ये तीन फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को गवर्न करते हैं, चेंज करते हैं। पहला मेटल एंड इट्स आयन, कौन सा मेटल ले रहे हो, उसको कौन से आयन में भेज रहे हो। आप Fe को Fe+2 में भेजोगे तो इसके E0 की वैल्यू अलग आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। Fe से Fe+3 में जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग आएगा। जिंक मेटल लोगे तो अलग, सिल्वर मेटल लोगे तो अलग, कॉपर मेटल लोगे तो अलग। अलग अलग मेटल का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, किस आयन के उस कंसंट्रेशन के वाले आयन का जिसके अंदर इलेक्ट्रोड को डिप कराया। गैस का केस रहेगा, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ेंगे तो प्रेशर पे डिपेंड करता है। और लास्ट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट की क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है।
हमें जो वेरिएशन समझना है बेसिकली कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के साथ देखना है, क्योंकि मेटल तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा मेटल ले रहे हैं, जो मेटल लोगे उसके हिसाब से उसके ई नॉट की वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो हम लोगों को बेसिकली इन दो का समझना है, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ आयन का और दूसरा किसका, टेम्परेचर का। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग अपना वही लेते हैं जिसको हम लोग नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। आज की क्लास में जो बताया जा रहा है ये पूरा गैल्वेनिक सेल का बेस है ना, मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको नस्ट इक्वेशन गैल्वेनिक सेल की पूरी जान है। अगर आज की क्लास को समझ गए किस तरीके से नस्ट इक्वेशन बना है और कैसे उसे अप्लाई करना है, तो आपको गैल्वेनिक सेल का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग यही रहेगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ concentration and temperature, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मेटल के साथ क्यों नहीं, मेटल तो डिपेंड करेगा आप कौन सा मेटल लोगे, आप सिल्वर लोगे तो अलग आएगा है ना, जिंक लोगे अलग आएगा, फेरस लोगे अलग आएगा। तो हमें बेसिकली कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के साथ देखना है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नस्ट इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन, जो इस गैल्वेनिक सेल की पूरी जान है नस्ट इक्वेशन, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नस्ट इक्वेशन से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से वेरिएशन समझने के लिए थोड़ा सा हमें थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी लास्ट में पढ़ाया, लास्ट लेक्चर देखना केमिकल इक्विलिब्रियम का जब हमने पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम, अगर कभी इक्विलिब्रियम आ जाए तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू मैंने बताया था, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। ये इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी इस इक्वेशन से हम लोग गो थ्रू हो चुके हैं, आप इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर में देखिएगा नोट्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स से ही मिलता है ये रिलेशनशिप, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर 0 होता है और Q बराबर, Q क्या है, रिएक्शन कोसेंट, तो Q हमारा किसके बराबर हो जाता है, K इक्विलिब्रियम के। तो जैसे इसको 0 रखोगे यहाँ Q इक्विलिब्रियम, तो इसको बेटा इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा रिलेशनशिप क्या आता था, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये हमने रिलेशन देखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम। ये ऑलरेडी हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, सिंबल के क्या क्या मीनिंग है, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है हमारे लिए, डेल्टा जी का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या है। डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट लगने का मतलब मैंने बताया था, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हो जाता है, तो ये भी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने बताया आपको टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो जाते हैं ना अलग अलग। तो डेल्टा जी नॉट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। कैपिटल आर का मतलब क्या है, कैपिटल आर हमारे लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम लोग यूजीसी लिखते हैं। ठीक है, जिसकी 3 वैल्यूज होती थी। कैपिटल टी क्या है आपका, कैपिटल टी है टेम्परेचर, ये हमेशा किस में रहने वाला है, इन केल्विन। ठीक है, रिलेशन हमें निकालना है, वेरिएशन देखना है, तो इसी से रिलेशन आता है, तो पहले मैं उसी को समझा रहा हूं। और Q हमारे लिए क्या है, Q का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट। Q मतलब क्या हमारे लिए, रिएक्शन कोशेंट, और रिएक्शन कोशेंट हमारा किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो देखो हमें सेल का जो रिलेशन निकालना है वो इसी से निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन इसी रिलेशनशिप से आता है। एक और एडिशनल जानकारी हमें जानना है यहाँ पे, ये हमने मीनिंग समझ लिए, टर्म्स के क्या मीनिंग होते हैं, है ना। यूजफुल वर्क, ये भी हमारा
कॉन्सेप्ट आएगा किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है। यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज इक्वल टू होता है डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज इक्वल टू होता है डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। जो भी गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज में डिक्रीज होता है वही हमारा यूजफुल वर्क कहलाता है किसी भी सिस्टम का। जैसे हम इंसान की बात करें तो हमारे अंदर एनर्जी तो बहुत सारी है, लेकिन हम पूरी एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे किसी काम को करने में। हमें सोने के लिए भी एनर्जी लगती है, ऐसा नहीं है कि सोने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके लिए भी अलग एनर्जी लगती है, हम थिंकिंग करने के लिए एनर्जी लगती है। तो जितनी भी हमारे पास अवेलेबल एनर्जी, हर एनर्जी को हम लोग यूज नहीं कर पाते, केवल कुछ पार्ट उसका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम, किसी सिस्टम में जितना यूजफुल वर्क होता है वही उसका डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कहलाता है। तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर क्या होगा, यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम। तो हम लोग इसे लिखेंगे W यूजफुल, ये थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी को समझेंगे। W यूजफुल इज इक्वल टू आपका होगा माइनस ऑफ डेल्टा G, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी, डिक्रीज होने की वजह से क्या लगा दिया, माइनस का साइन, क्योंकि उसमें कमी हो रही है। अब हमें जो डील करना है, हमारे लिए सिस्टम क्या है यहाँ पे बेटा, इंसान तो है नहीं, हमारे लिए सिस्टम क्या है यहाँ पे, सेल है। सेल के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि सेल का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे काम करता है, किस तरह से टेम्परेचर से वेरी करेगा, कंसंट्रेशन से। तो हमारा सिस्टम क्या है, सेल। तो सेल के अंदर जो यूजफुल वर्क की बात करो तो कोई सेल का क्या यूजफुल वर्क होगा, सेल का काम क्या है। सेल के अंदर मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल का काम क्या है, सेल का काम है, सेल का यूजफुल वर्क क्या है उसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि वो सेल कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, वही सेल का क्या है, यूजफुल वर्क। तो सेल के लिए, फॉर सेल, किसी भी सेल के लिए W यूजफुल का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा, उसका यूजफुल वर्क क्या कहलाएगा, उसका W इलेक्ट्रिकल, क्यों कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है, कोई सेल कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है वही क्या कहलाएगा उसका यूजफुल वर्क। और इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू वोल्टेज आपने पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। V मतलब बेसिकली क्या है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हमारे लिए होगा क्या, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, सेल का हमें पता हो कि सेल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी सेल के अंदर हमने जैसे घड़ी के अंदर सेल आप यूज करते हैं जो भी, तो उस सेल के अंदर कितना आपका चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना पोटेंशियल है उस सेल का। आप दोनों मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इलेक्ट्रिकल वर्क मिल जाएगा कि कितना वो यूजफुल वर्क सेल हमारा करता है। तो किसी सेल का चार्ज से क्या मतलब है, तो हमें पता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा आपका, 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है, तो 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लो, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो निकाल लो, 1.6 इंटू 10⁻19। तो इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 9365 आता है, 96365 है ना, 96,365 आता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको सिंप्लिसिटी के लिए 96500 ले लेते हैं, और 96500 कूलाम को ही क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। याद है ये चीज आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा, इसको 1 फैराडे बोलते हैं। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के इक्वल होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1 फैराडे। हमने जो सेल कंस्ट्रक्ट किया था जिंक और कॉपर का, तो अब देखो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता था है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू पास होकर किसमें जा रहे थे, कॉपर वाले चैम्बर में, यानी जिंक क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता था, और वो कॉपर बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन ही 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि आप जो भी लोगे जिंक लोगे तो जिंक एटम में नहीं है, जिंक का पूरा क्या मिलेगा हमें, मोल में मिलेगा ना। जिंक का कितना मास है, 100 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, जितने का मेटल रॉड लोगे तो वो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो कितना छोड़ता था, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को,
कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन को, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा 1 फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पास होगा वायर के थ्रू तो कितना 2 फैराडे, 4 मोल अगर इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो 4 फैराडे। तो मानने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि उस सेल के थ्रू n फैराडे का इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है। कोई सेल लिया आपने, जैसे आपने मान लीजिए ये सेल है आपके पास, तो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक निगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के बीच में हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था या तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो मानने के लिए मान लेते हैं n फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 फैराडे। तो मैं मानने के लिए मान लेता हूं n फैराडे चार्ज का फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो रहेगा सेल का जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया कितना E वोल्ट। ठीक है, तो उससे आप सेल का वर्क निकाल सकते हैं। तो देखो आगे हम लोग वही लिख रहे हैं। फाइनली तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन तो मैं करवा रहा हूं, फाइनली आपको नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो हमने मान लिया लेट n फैराडे n, जैसे 1 मोल पास करोगे तो 1 फैराडे, 2 मोल करते तो 2 फैराडे, 3 मोल करोगे तो 3 फैराडे। लेट n फैराडे चार्ज इज पासिंग, let n farad charge is passing through the cell having potential difference E वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेल, जो भी सेल है आपका, सेल का हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना, उस सेल में जो भी चार्ज का फ्लो हो रहा है n फैराडे मान लो, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लो E वोल्ट। देन तो क्या होगा हमारे लिए, W इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा बेटा, W इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना हमने ले लिया, चार्ज माना हमने n फैराडे, तो NF हो जाएगा। ये n की वैल्यू आपको देख के ही पता चल जाएगा, जैसे जिंक वाला सेल रहेगा, जिंक कॉपर का तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था। सिल्वर आ जाएगा तो उसके केस में 1, ये देखते ही पता चल जाता है n की वैल्यू, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। चार्ज हो गया n फैराडे इंटू पोटेंशियल कितना हमने माना है E। तो हमारे लिए W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, NFE। तो आज से कभी भी आपको पूछे अगर कोई क्वेश्चन, और यही W इलेक्ट्रिकल देखो किसके बराबर है हमारा, W यूजफुल के बराबर, और यही W इलेक्ट्रिकल किसका है, सेल का ही वर्क है। तो हमसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले वर्क डन बाय सेल, तो वर्क डन बाय सेल का फॉर्मूला हो गया NFE। तो ये हमारा वर्क डन बाय सेल का फॉर्मूला हो जाता है, जिसको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकली हमें काम आएगा। E की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अभी मैं सिखा रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। F तो फैराडे है, और 1 फैराडे का मतलब कितना 96500 रखना है आपको, और N की वैल्यू क्वेश्चन में देख के पता चलेगी, जैसे जिंक है तो जिंक और कॉपर का सेल रहेगा तो 2, तो वर्क डन बाय सेल पूछे तो NFE। और हमसे कभी कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल भी पूछ लेता है, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल पूछेगा जब आप, मैक्सिमम वर्क डन का मतलब आप सेल खरीद के ले आते हैं, जैसे आप निप्पो का, एवरेडी का, जो भी आप पेंसिल सेल खरीद के लाएंगे उस पे आप देखना 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, वो जो हमारा सेल खरीद के लाते हैं 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। तो जब स्टार्टिंग फेज में नया नया आता है तो उसका वर्क डन क्या देता है, मैक्सिमम देता है। तो मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल कभी निकालना हो तो NF इंटू E नॉट, E के ऊपर क्या लगा दिया, नॉट। यहां पे देखो मैंने E लिखा, वहां पे क्या लिखा है, E नॉट। E नॉट का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा, जब आप नया नया कोई सेल खरीद के लाते हैं, और जैसे जैसे कंटिन्यूअस उसको यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, धीरे धीरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच का 0 हो गया बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में, तो सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि तब कोई इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन कभी पूछे तो NF इंटू E नॉट। E नॉट की वैल्यू के लिए परेशान नहीं होना, ये इस चैप्टर का एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहेगी, गिवन रहती है। जैसे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में K, KB, KSP ये सब कांस्टेंट है ना, जैसे इक्विलिब्रियम में KC, KP कांस्टेंट होते थे, इसी तरीके से हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन चैप्टर में कांस्टेंट था, उसी तरीके से E नॉट इस चैप्टर का एक कांस्टेंट है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगी। ठीक है,
तो वर्क डन बाय सेल का फॉर्मूला पूछे तो किसके बराबर बेटा, NFE। ये E आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और यही E कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा रहा हूं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कि ये E कैसे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ वेरी करेगा। ये वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी, उसी रिलेशन पे आ रहे हैं। तो देखो W यूजफुल किसके बराबर आया है, माइनस डेल्टा G के बराबर। W यूजफुल किसके बराबर था, माइनस डेल्टा G, और W यूजफुल खुद क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहां से हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू, यहां से देखो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस NFE, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो भी वर्क डन आ रहा था W इलेक्ट्रिकल, यही वर्क डन है सेल का, और ये किसके बराबर हो रहा था, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE हो जाएगा। और आपसे कभी डेल्टा G नॉट पूछ ले तो माइनस NFE नॉट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले भी ध्यान रखना कि डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला ये होता है और डेल्टा G के लिए माइनस NFE, क्योंकि अभी हमने देखा था जो भी वर्क डन है उसी के बराबर डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G था। तो क्या लगा दिया बस मैंने, माइनस NFE और वहां पे माइनस NFE नॉट। अब बस जो हमारे पास रिलेशन था उसी में डाल देते हैं। हमारे पास क्या था फॉर्मूला, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ Q, यही था ना। तो बस इसमें वैल्यूज को रख दो, डेल्टा G की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस NFE, डेल्टा G नॉट की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT लॉग Q, मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और आप पूरे रिएक्शन को किससे, माइनस NF से डिवाइड कर दो। तो अगर पूरे रिएक्शन को माइनस NF से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट, पूरे रिएक्शन को मैं माइनस NF से डिवाइड कर रहा हूं तो इससे डिवाइड करते E, यहां पे क्या बचेगा, E नॉट, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन N। तो E इज इक्वल टू E नॉट, NF से मैंने माइनस NF से दोनों तरफ डिवाइड किया बेटा, तो प्लस का माइनस हो गया, 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका नस्ट इक्वेशन कहलाता है। यही फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज द नस्ट इक्वेशन। ये आपका नस्ट इक्वेशन है जो आपका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ कैसे, E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हमारे लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब E, किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ हमारा वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे हर सिंबल का मीनिंग भी हम लोग समझ लेते हैं कि E का मतलब क्या है ना, E नॉट का मतलब क्या है, उन सब चीजों को भी समझ लेते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला क्या आया निकल के हमारे पास फाइनली, कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नस्ट इक्वेशन होता है जिसके अंदर हर सिंबल का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। E का मतलब क्या है, E, ये जो E है, E को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे जो E की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे आप सेल लेकर आते हैं नया मार्केट से, तो उस समय जो आपका पोटेंशियल होता है वो E नॉट होता है, और जैसे जैसे सेल वर्क करेगा उसमें कंसंट्रेशन में चेंज होगा, और कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से आपका E की वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो ये आपकी वेरिएबल क्वांटिटी होती है और ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स। तो क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन यही कैलकुलेट करना रहता है, जो कि आपकी क्या है, वेरिएबल है। ये वैल्यू कैसी है, वेरिएबल, एंड इट शुड बी कैलकुलेटेड, and it should be calculated in the given problem। जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा बेटा उसके अंदर हमें इसी E को कैलकुलेट करना था। हर न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से गैल्वेनिक के लगने हैं, उसमें E को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। E नॉट का मतलब क्या है, देखो
ई नॉट जो है, ई नॉट का मतलब क्या है? ई नॉट है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब है? स्टैंडर्ड कंडीशन में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। ई नॉट का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ये आपका क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया आयनिक में के, केबी, केएसपी कांस्टेंट था। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपका केसी, केपी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आपका जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, उसी तरीके से ई नॉट इस चैप्टर का एक क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसे हम लोग एसईपी भी बोलते हैं। एसईपी। एसईपी क्यों? इसका एक और नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोगों को एसईपी लिखा हुआ भी मिल जाए। एसईपी का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इस चैप्टर का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में गिवन रहती है। इट्स वैल्यू एंड इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम। हमेशा इसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में क्या रहेगी? गिवन रहेगी, क्योंकि ये इस चैप्टर का क्या है? कांस्टेंट है। और इधर ई जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, ये क्या है? वेरिएबल है, एंड इट शुड बी कैलकुलेटेड इन गिवन प्रॉब्लम। उसको हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब जो मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड कंडीशन से मीनिंग क्या है हमारा? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बता दूं? स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? हर चैप्टर का अलग अलग स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे गैसियस स्टेट में बात करो तो उसका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली कंडीशन है किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना होगा? 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कभी स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दे तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना लेना होता है? 1 मोलर लेना होता है। सेकंड, अगर गैस का केस रहेगा तो गैस को कितना लेना होता है? 1 बार या 1 एटीएम। नॉर्मली एक ही होता है, हम बार में ले लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस आपको कितना लेना होता है? 1 बार। तीसरी चीज, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड को भी कितना लेना होता है? 1। एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड का मतलब क्या है? बेसिक मीनिंग ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड ले लो प्योर फॉर्म में, या कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड ले लो आप। तो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को हमेशा कितना लेते हैं? 1। जो इक्विलिब्रियम के जब हम लोग केसी-केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक, उसके एक्सप्रेशन में हमारा कभी भी सॉलिड या लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं आता है, क्योंकि उसको कितना लेते हैं? 1। तो एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड या लिक्विड हमेशा कितना लेना है? 1। और लास्ट 4th चीज, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर जो होता है आपका, वो हमेशा आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन जिसको आप बोलेंगे। तो ये आपके 4 स्टैंडर्ड कंडीशन है किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर लेंगे स्टैंडर्ड केस में, प्रेशर 1 बार लेंगे, सॉलिड या लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन 1 लोगे, और टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो। ई का मीनिंग समझ लिया, किसी भी कंडीशन पे निकालना है जो कैलकुलेट करना होगा प्रॉब्लम में। ई नॉट हमेशा प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू। आर मतलब हमें पता है आर क्या है? गैस कांस्टेंट, अभी बताया मैंने। टी मतलब टेम्परेचर है आपका। एन का मतलब क्या है? एन जरूर समझेंगे हम लोग। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एन का मीनिंग क्या है हमारे लिए? एन, जो ये एन है, एन का मीनिंग है हमारे लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जैसे हम लोगों ने सेल बनाया था ना अभी, कॉपर और जिंक वाला, जिंक और कॉपर का सेल, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था? 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू उसके लिए कितनी थी? 2 थी। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और ये भी 3 फॉर्म में दे सकता है हमें। ये हमारे लिए कहलाएगा बेसिकली, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, ये 3 चीज में हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट में बी ट्रांसफर्ड
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर्ड कब बोला जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर्ड कब बोला जाता है? ट्रांसफर्ड तब बोला जाएगा जब हमारे पास कंप्लीट सेल रहेगा। ट्रांसफर्ड वर्ड कब यूज करेंगे? जब कंप्लीट सेल रहेगा, क्योंकि जिंक और कॉपर का सेल था तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था और कॉपर उसको एक्सेप्ट करा था, तो कंप्लीट सेल के केस में उसको ट्रांसफर्ड बोलेंगे। अगर केवल मैं जिंक वाले टर्मिनल को देखूं, केवल एक हाफ सेल देखूं, एनोड हाफ सेल को, जो जिंक वाला टर्मिनल था वो क्या था? एनोड हाफ सेल, और जो कॉपर वाला टर्मिनल था वो क्या था? कैथोड हाफ सेल। तो अगर केवल मैं एनोड हाफ सेल को देखूं तो एनोड हाफ के सेल के केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था। और कैथोड हाफ सेल में कॉपर था वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। तो लॉस्ट कब यूज करोगे? एनोड हाफ सेल के लिए। अगर आपका एनोड हाफ सेल रहेगा तो एनोड हाफ सेल के केस में क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? लॉस्ट हुआ है। और अगर कैथोड हाफ सेल रहेगा तो कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो गेंड कब बोलेंगे हम लोग? कैथोड हाफ सेल के लिए, कैथोड हाफ सेल के केस में। ठीक है, एफ का मतलब फैराडे है 96500। कंसंट्रेशन ऑफ पी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ पी मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्शन में दिख जाएगा, अभी रिएक्शन लिख के देखेंगे हम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आर का मतलब क्या है? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा पूरा डिटेलिंग है नस्ट इक्वेशन के बारे में, कौन सी चीज क्या होती है, किसका मीनिंग क्या है। अब आप इस रिएक्शन में देखो, है ना, इस रिएक्शन बोल रहा हूं, इस इक्वेशन में देखिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड नस्ट इक्वेशन है, जो आप कभी भी आपका टेम्परेचर चेंज करें तो आप इसको फॉर्मूले को यूज करोगे। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर टेम्परेचर हमेशा कौन सा लेकर चलते हैं हम लोग? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉब्लम में नहीं गिवन हो तो टेम्परेचर कौन सा लेकर चला जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के केस में टेम्परेचर फिक्स नॉर्मली ना दिया हो, जैसे आयनिक में नहीं दिया होता था तो कितना मानते थे? 25। यहां भी नहीं दिया है तो कितना मानोगे? 25 मतलब 298 केल्विन। तो टेम्परेचर आपका 298 केल्विन फिक्स है। आर की वैल्यू 8.314, क्योंकि वर्क वाला फॉर्मूला है ना, वर्क में आर की यूनिट किसमें लोगे? जूल वाली। तो 8.314। फैराडे एफ की वैल्यू फिक्स है कितना? 96500। तो हम लोग इसको एक कांस्टेंट मान के इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखो आपका ये तो स्टैंडर्ड, मतलब ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये आपका ओरिजिनल नस्ट इक्वेशन है। पर हमें सिंप्लिसिटी के लिए नॉर्मली क्वेश्चंस में टेम्परेचर हमेशा कितना देता है आपका? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मली नहीं दिया है तो यही आपको मान के चलना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आर और एफ तो फिक्स है, टी ही बदलेगा। लेकिन अगर टी को भी मैंने 25 फिक्स कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.303 इंटू आर की जगह पे 8.314। 8.314 क्यों? क्योंकि ये वर्क वाला क्वेश्चन है, जूल वाली यूनिट लेंगे। इंटू टेम्परेचर कितना बेटा? 298, 25 का मतलब 298 केल्विन में, डिवाइडेड बाई एफ का मतलब कितना? 96500, 96500। तो ये ध्यान रखना है, ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपके निकल के 0.059 आती है। अब ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू कितनी है? 0.059। इसलिए हमारा जो नस्ट इक्वेशन हो जाता है वो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n। देखो ये इनकी वैल्यू रख दी मैंने उठा के, और n तो है ही अभी, क्योंकि n तो चेंज होगा ना, अलग अलग, कोई 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कुछ भी दे सकता है। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जनरल इक्वेशन है हमारा नस्ट इक्वेशन का, जिससे हम लोग हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कभी भी ना मेंशन हो तो 25 मानना है, और 25 पे हमारी ये वैल्यू फिक्स आएगी। ये कैलकुलेशन कितना? 0.059। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी से हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, टेम्परेचर बदलेगा तो आपको ऊपर वाले से जाना है, अगर टेम्परेचर को नहीं बदलेगा तो आपको नीचे वाला इक्वेशन लगाना है, और टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमेशा 25 मान के चलना है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया, मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। किसी भी कंडीशन पे ई नॉट निकाल लेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट है। और एक चीज और बस इसमें बता दूं मैं आपको, अगर हमसे कभी ग्राफ पूछ ले किसके बीच में, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में अगर ग्राफ पूछ ले तो क्या ग्राफ बता सकते हैं कैसा बनेगा। तो देखो ई को कहां पे लेना है बेटा, मैंने बताया ग्राफ बताने का तरीका, ई को वाई एक्सिस पे लिया है मैंने, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को मैंने किस एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे। और ये आप देखो ई नॉट वैल्यू तो फिक्स है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया माइनस एम, ये क्या बन जाएगा, एम बन गया एक तरीके से। तो बेसिकली ये इक्वेशन रिजेंबल किससे कर रहा है, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस की जगह पे ले लिया, log p बाई आर को मैंने एक्स एक्सिस की जगह पे ले लिया, और ये ई नॉट तो एक कांस्टेंट है तो ये सी हो गया माइनस, तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। कैसा ग्राफ आता था इसका, प्लस सी है तो सी हाइट ऊपर जाना है, तो सी हाइट मान लो हम लोग ऊपर आ गए, और जिस हाइट पे आओगे यहाँ पे कितनी इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट। ये जो सी हाइट है यहां से यहाँ कितना होगा, ई नॉट होगा, और माइनस एम एक्स है तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, किस तरीके से, तो निगेटिव स्लोप है तो ग्राफ गिरता हुआ जाएगा, तो इस तरीके से ग्राफ हमारा गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ दिखाई देगा ई वर्सेज लॉग पी बाई आर में। तो ये ई नॉट है, ये वैल्यू हमारी ई नॉट यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ई नॉट हो गई जो सी की जगह पे है। और ये ग्राफ का अगर हमसे स्लोप पूछ ले कि इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप मतलब क्या बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ का स्लोप बोलते हैं। और ये स्लोप इज इक्वल टू किसके बराबर दिख रहा है आपको, माइनस 0.059 अपॉन एन। तो स्लोप हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ का स्लोप हो गया। तो आपसे चाहे तो ग्राफिकल फॉर्म में देके आपसे ई नॉट पूछ सकता है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ई नॉट। और आपको अगर स्लोप बता देगा तो आपसे चाहे तो वो एन की वैल्यू भी पूछ सकता है कि एन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ग्राफिकल फॉर्म में इस तरीके से दे सकता है, तो आप इसे करना समझ सकते हैं कैसे किया जाएगा। चलो, तो ये हमारा नस्ट इक्वेशन था। ये नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सारे न्यूमेरिकल सवाल गैल्वेनिक सेल के इसी फॉर्मूले से लगेंगे, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग बार बार निकालेंगे हर सेल के लिए, चाहे कंप्लीट सेल निकालो चाहे एनोड हाफ सेल। हमने देखा था एक एनोड हाफ सेल होता था, एक कैथोड हाफ सेल, जब दोनों को टर्मिनल जोड़ दिया जाएगा तो वो कंप्लीट सेल कहलाता है। तो ये फॉर्मूला हाफ सेल पे भी वैलिड है और हमारा कंप्लीट सेल के ऊपर भी वैलिड होता है 12:30 तक, 12:30। तो हर सेल के ऊपर हमारा फॉर्मूला वैलिड है। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, दिस फॉर्मूला, या ऐसे लिखो, द अबव नस्ट इक्वेशन, द अबव नस्ट इक्वेशन is applicable for complete cell, comma anode half cell and cathode half cell। तो ये फॉर्मूला हमारा तीनों सेल के लिए वैलिड है, चाहे आपका कंप्लीट सेल बन जाए, चाहे एनोड हाफ सेल लो या फिर कैथोड हाफ सेल लो। तो अब इसी नस्ट इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट सेल पे लगाना सीखेंगे, एनोड सेल पे लगाना सीखेंगे और कैथोड हाफ सेल पे लगाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमें वही देखना है कि नस्ट इक्वेशन को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, किस तरीके से एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेते हैं अपना, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको हाफ सेल पे कैसे अप्लाई करोगे, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे नस्ट इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यही डालेंगे, ये रह गया क्या, नेक्स्ट हेडिंग हमें यही डालना है, वेरिएशन बोल रहा हूं, वेरिएशन तो कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हाफ सेल्स, कॉमा इट्स रिप्रेजेंटेशन, इट्स रिएक्शंस, कॉमा रिप्रेजेंटेशन
and Nernst equation on half cell रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग यही है, हाफ सेल्स क्या है। हाफ सेल क्या हुआ, हमारे पास दो सेल थे, एक एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल। हाफ सेल क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, और नर्स्ट इक्वेशन को कैसे उस हाफ सेल रिएक्शन पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ये दिमाग में आपको फिगर बेटा हमेशा बना के चलना है। हमारे पास दो चैम्बर होते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, यहाँ एक कैथोड वाला एनोड वाला टर्मिनल, ये कैथोड वाला, और इनको वायर के थ्रू हमने कनेक्ट किया। ये आपको दिमाग में हमेशा बना के चलना है। इस गैल्वेनिक सेल में इसको हम लोग एनोड हाफ सेल बोलते थे, इस वाले पार्ट को कैथोड हाफ सेल बोलते थे, और पूरे को एक साथ अगर ले लिया दोनों को तो उसको हम लोग कंप्लीट सेल बोलते थे। उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेल बोलेंगे। जो एनोड वाले पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसको हम लोग एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो कैथोड वाले पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसको कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दिमाग में आपको रख के चलना है हमेशा। ठीक है, बीच में जो चीज यूज हुई है इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इस वाले टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, एनोड बोलते हैं। इस वाले टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पहले ही दिन की क्लास में सब बता दिया है मैंने, निगेटिव चार्ज। सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज रहता था, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड वाला टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है ना, ये इमेज होना चाहिए दिमाग में आपके। और कोड भी इवन मैंने बताया था लोन से, लोन मैंने बताया था, ये ट्रिक याद करने के लिए। एल लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा, एनोड रहेगा। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ए मतलब एनोड ही है, एन का मतलब निगेटिव। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे होगा, और एनोड निगेटिव होता है। ये कोड बताया था ना। इसको लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, निगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं। और इन चारों का जस्ट उल्टा वर्ड उनके लिए बना लो। लेफ्ट का क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट हाफ सेल है तो इसका राइट हाफ सेल। ऑक्सीडेशन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एनोड था तो यहाँ पे कैथोड, निगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका आरआरसीपी हो जाएगा, है ना। तो आरआरसीपी नहीं याद करो, लोन याद रखो, लोन से याद भी रहता है, क्योंकि कर्जा ले लो तो जनरली याद ही रखना पड़ता है हमें। तो लोन का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब निगेटिव। तो ये दो हाफ सेल थे, इन्हीं हाफ सेल के ऊपर नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखना है हमें। तो हाफ सेल इट्स रिएक्शन, तो हमारे पास हाफ सेल कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल। पूरा आप चैप्टर लॉजिकल चलता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप स्टेप्स फॉलो करें, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, दो तरीके के हाफ सेल होते हैं बेटा। सबसे पहला कौन सा है आपका, एनोड हाफ सेल। देखो एक मैं समझाता हूं, सेम पैरेलल मिरर इमेज दूसरे का बनेगा, है ना। एनोड हाफ सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में AHC लिखेंगे। एनोड हाफ सेल को क्या लिखेंगे, AHC। तो पूछे कोई एनोड हाफ सेल क्या है, तो एनोड हाफ सेल क्या है बेटा, एनोड हाफ सेल वो सेल है जिसके ऊपर कौन सी चीज होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये कहां मौजूद होता है, लेफ्ट साइड में। ये सेल का कौन सा टर्मिनल होता है, निगेटिव। वो दिमाग में रहेगा तो हर चीज को लिख सकते हो, क्योंकि बोर्ड में डेफिनेशन भी आएगा ना लिखने को। तो ये सब चीजें दिमाग में रखो, लिख लोगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल का मतलब सेल इन विच, सेल एट विच oxidation takes place, cell at which oxidation takes place। देखो एनोड हाफ सेल पे क्या होता है, इस साइड वाले पोर्शन पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। ठीक है, एनोड हाफ सेल का मतलब सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। और क्या बोल सकते हो, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, हाँ सही है, इट इज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, LHS। इट इज प्रेजेंट LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल के ये लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद होता है। ठीक है, और ये सेल का कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल। इट इज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कंप्लीट सेल एंड इट इज निगेटिव टर्मिनल, इट इज निगेटिव
टर्मिनल ऑफ कंप्लीट सेल, इट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कंप्लीट सेल या बैटरी, जो भी बोलना है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बोल सकते हो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कंप्लीट सेल बोल सकते हो, बैटरी सेल एक ही चीज है, तो इट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कंप्लीट सेल। तो ये एनोड हाफ सेल का मीनिंग है। अब एनोड हाफ सेल का रिएक्शन क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और कैसे नस्ट इक्वेशन को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अब देखो, ये हाफ सेल का मीनिंग हो गया इट्स रिएक्शन। रिएक्शन की बात करो तो हमें पता है बेटा, एनोड हाफ सेल के ऊपर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। एनोड हाफ सेल के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड हाफ सेल के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, तो मुझसे एनोड हाफ सेल रिएक्शन पूछे तो क्या लिखूंगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, जिसको AHCR। अब ये शॉर्ट वर्ड हम लोग यूज करते रहेंगे, ठीक है ना। AHCR का मतलब क्या है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो ये एनोड हाफ सेल है, इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, याद करो। ये क्या था, ZnSO4 था, और ये क्या था, जिंक था। तो मैं इसी के ऊपर समझाता हूं, बाकी आप मेटल चेंज करेगा तो हम लोग प्रॉब्लम बदल लेंगे अपना। ये Cu हो जाएगा, ये क्या आपका CuSO4 था। ये हमें दिमाग में बना के रखना है, ठीक है। तो एनोड हाफ सेल पे क्या रिएक्शन होती थी बेटा, ऑक्सीडेशन होता था। ऑक्सीडेशन होने का मतलब Zn किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में। तो हमारा एनोड हाफ सेल रिएक्शन में क्या लिखूंगा मैं, Zn सॉलिड जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। ये फेज लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया सॉलिड और लिक्विड की एक्टिविटी 1 है, मतलब उनको कंसंट्रेशन टर्म में कितना लोगे, 1। तो अब इस रिएक्शन का ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन के लिए ये क्या है, हमारे लिए रिएक्टेंट हो गया। इस रिएक्शन का ये रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट सेल लिखोगे ना, तो दोनों को जोड़ना पड़ता है, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। तो पहले हम लोग हाफ सेल सीख रहे हैं, हाफ सेल का रिएक्शन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, और कैसे अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेशन समझा, एनोड हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड हाफ सेल की रिएक्शन क्या होगी, जिंक गिव Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अंदर क्या गिवन रहेगा, इस हाफ सेल का बेटा हमें क्या क्या गिवन रहेगा। इस हाफ सेल के लिए हमें SOP, हमें क्या गिवन रहेगा, SOP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SOP? SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। SOP का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज के फॉर्म में देगा SOP, मतलब हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। या तो SOP, या हो सकता है इसे E0OP भी लिखा हुआ दे सकता है। E0OP का मतलब इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉट लगा है मतलब स्टैंडर्ड। तो या तो SOP वर्डिंग में दे देता है, या E0OP लिखा हुआ दे सकता है, या फिर इसे ज्यादातर, सबसे ज्यादातर ये लास्ट वाला देगा E0Zn/Zn+2। क्या मीनिंग है इसका, ये सिंबल हमें बता रहा है कि जो जिंक है वो जिंक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होने का मतलब हो गया कि ये हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ये वैल्यू प्रॉब्लम में हमें क्या रहती है, गिवन, ठीक है। एनोड हाफ सेल का रिएक्शन इस तरीके से लिखोगे, और इस रिएक्शन के बारे में आपको अगर E0Zn/Zn+2 लिख दिया तो उसका मतलब आपको वहां से समझना है कि Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। तो इस तरीके का रिएक्शन लिखा जाएगा। और इन तीनों में से कोई भी चीज लिखियो, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, गिवन। तो ये वैल्यू हमें प्रॉब्लम में गिवन होगी, 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में हमें क्या रहेगा, गिवन, समझेगा। तो ये एनोड हाफ सेल का क्या हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया, किस तरीके से रिएक्शन लिखी जाएगी। इसके ऊपर अब नस्ट इक्वेशन देखो, आप एक बार रिएक्शन लिखो, फिर सेकंड स्टेप होता है नस्ट इक्वेशन को लगाना, है ना। नस्ट इक्वेशन लगा दो, तो नस्ट इक्वेशन इसके ऊपर लगाओगे तो क्या लिखोगे, बोलो, E of Zn/Zn+2, E of Zn/Zn+2 ये निकालना है हमें किसी भी कंडीशन पे। इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, E0Zn/Zn+2 माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला था। तो बस इस फॉर्मूले में अभी इसको सिंपल वाला लिखता हूं मैं। हमारे लिए क्या था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू, देखो सिंपल वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। E इज इक्वल टू क्या था, नस्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 माइनस
0.059 अपॉन n log p बाई r। ये नस्ट इक्वेशन था। इस नस्ट इक्वेशन को हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये नस्ट इक्वेशन था हमारा, इससे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो E की जगह पे क्या लिखोगे? E Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 जो निकालना रहेगा इज इक्वल टू ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड वाला दिया होगा हमें क्वेश्चन में, ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 माइनस 0.059 अपॉन n की जगह पे कितना लोगे? n की वैल्यू क्या है बेटा? तो n की वैल्यू यहां से पता चलेगी कितना इलेक्ट्रॉन, तो कितने का लॉस हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n की वैल्यू कितनी? 2। तो 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे क्या लोगे? कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे क्या लोगे? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक। और हमें पता है सॉलिड फॉर्म हो प्योर, तो उसके लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 1। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? E ऑफ Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे फॉर्मूला, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में, ये हमारा नस्ट इक्वेशन अप्लाई हो गया किसके लिए? एनोड हाफ सेल के लिए। इसको हम लोग इन जनरल क्या लिख सकते हैं? इन जनरल ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इन जनरल इसे क्या लिखा जाता है? इन जनरल, इन जनरल हम लोग लिखेंगे EOP, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP इज इक्वल टू क्या? E नॉट OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस 0.059 अपॉन 2 की जगह पे कितना? n ले लेते हैं जनरल फॉर्म में, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या बन जाता है? फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, जो कि नस्ट इक्वेशन ही है, देखो आप एक तरीके से। तो ठीक है, चलो, तो ये एनोड हाफ सेल का किस तरीके से EOP का फॉर्मूला बना, क्या बना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज, अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाना शुरू किया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाना शुरू किया, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ाओगे तो लॉग वाली वैल्यू बढ़ेगी, और ये माइनस साइन है, मतलब इसमें से वैल्यू कम होती जाएगी, घटेगी। तो EOP की वैल्यू क्या होनी है? कम होती चली जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ने से हमारा EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। वो वैल्यू क्या होगी? उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब B नॉट OP में से वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाएगी, तो EOP की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और आप देखो ही, जैसे जैसे जिंक हमारा कन्वर्ट हो रहा था Zn प्लस 2 में, सेल कभी तो खत्म होगा ना काम करना। तो क्यों काम करना खत्म हो जाएगा? क्योंकि EOP की वैल्यू क्या होगी? लगातार घटती जाएगी। देखो सेल काम ही क्यों कर रहा है? एक पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, एक पोटेंशियल कम होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और जब दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि तब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है ना। आप पानी गिराना है, अगर एक ऊपर पानी ले लो और नीचे पानी, जब ऊपर से ही पानी नीचे फ्लो होता है ना, और दोनों पानी का लेवल अगर सेम ला दोगे तो फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा वाटर फ्लो ना। तो इसका मतलब क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन लगातार आपका क्या हो रहा है? बढ़ेगा, अगर बढ़ता जाएगा। ऑक्सीडेशन में तो देख ही सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ता ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा तो EOP की वैल्यू क्या होती है? लगातार कम होती है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने पे आपका EOP की वैल्यू क्या होती है? लगातार डिक्रीज होती जाती है। तो एनोड हाफ सेल के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है, कैसे उसका हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, किस तरीके से नस्ट इक्वेशन को उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया हाफ सेल का मीनिंग, इट्स रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन बचा है, नस्ट इक्वेशन हमने लगाना सीख लिया। अब किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। तो चलो यही हटा दो, मैं यही हटाता हूं, ये रहने देता हूं, इसको हम लोग अभी कैथोड के लिए सेम ही जाएगा डेफिनेशन ना, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं, ये हटा देता हूं आपका पार्ट। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा।
नेक्स्ट इक्वेशन लिखना हमने सीख लिया। सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। AHCRP एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट इसे किया जाता है एनोड हाफ सेल को। तो देखो एनोड हाफ सेल को देखो रिडक्शन वाला सेम इसके पैरेलल मिरर इमेज चलेगा, आपने ये समझा है ना, इसी का मिरर इमेज चलेगा कैथोड हाफ सेल में। तो एक को ढंग से समझ लो तो दूसरा आ जाएगा। एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा ये होता है, एनोड, एनोड किस साइड है, लेफ्ट साइड में रहता है ना, लेफ्ट हाफ सेल में। तो लेफ्ट साइड में रहता है तो एनोड लिखा जाता है और एक डंडी खींची जाती है ना, इस तरीके से वर्टिकल लाइन मिलेगा एनोड, और इस साइड रहता है एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। इस साइड में क्या रहता है, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में क्या लिखोगे, एनोड, और वर्टिकल लाइन डाल के क्या लिखोगे, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पे उसका कंसंट्रेशन भी हमें बता के रखेगा। कंसंट्रेशन कुछ भी दिया रहेगा, यहां ब्रैकेट में हमें उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ दिखाई देगा। ये वर्टिकल लाइन पूछे कि ये वर्टिकल लाइन क्या बताता है, तो ये वर्टिकल लाइन हमारा सेपरेशन ऑफ फेजेज को बताता है, सेपरेशन ऑफ फेजेज। तो अब आपको इस तरीके का कहीं सिंबल दिखाई दे तो आपको समझना है कि ये एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है। एनोड लेफ्ट मोस्ट में रहता है, देखो है ना, रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रोड हमेशा, है ना, इलेक्ट्रोड हमेशा टर्मिनल पे रखे जाएंगे। जैसे एनोड हाफ सेल बनाओगे तो एनोड टर्मिनल पे आएगा। अभी कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो कैथोड एकदम टर्मिनल पे आएगा, मतलब पीछे की तरफ कैथोड आएगा और कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट उसके पहले आएगा। तो एनोड का, एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन एनोड है, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट यहां पे लोगे आप, और उसका क्या दिया रहेगा आपको, कंसंट्रेशन। ये तरीका है। और दूसरी मैं ये भी बोल सकता हूं, देखो एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट में जो भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया था ZnSO4, इसमें सल्फेट आयन का तो कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा था ना, किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था लगातार, Zn+2 का। तो इसको लिखने का एक और तरीका ये है, एनोड और वर्टिकल लाइन एनोड हाफ सेल आयन, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट भी लिखा हुआ रह सकता है, एनोड हाफ सेल आयन भी लिखा रहेगा, और ये आयन भी रहेगा तो आयन का क्या दिया रहेगा, कंसंट्रेशन। आयन क्यों, जिस आयन का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे किसका, Zn+2 का, सल्फेट का चेंज नहीं हो रहा है। और ये सेपरेशन ऑफ फेजेज को बता रहा है। हमें पता है एनोड का रॉड किसका बना था, जिंक, सॉलिड का है। ये किसका था, सॉलिड, और ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो सॉलिड और एक्वस दो सेपरेट फेज हैं, तो सेपरेशन ऑफ फेज के लिए एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हमने सेल कंस्ट्रक्ट किया उस सेल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Zn सॉलिड, ये हमारा एनोड हो गया। फिर वर्टिकल लाइन एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है बेटा, ZnSO4, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस। तो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, वर्टिकल लाइन, और ब्रैकेट में हमें इसका C1 मोलर, इस तरीके से इसका कुछ कंसंट्रेशन हमें गिवन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और एनोड की जगह पे तो अभी भी जिंक सॉलिड, हम लोग वर्टिकल लाइन सेपरेशन ऑफ फेज, और एनोड हाफ सेल आयन की जगह पे हम लोग Zn+2 एक्वस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, और ब्रैकेट में हमें C1 मोलर उसका कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा। तो अब आपको सेल को रीड करने आना चाहिए कि कैसे सेल को पढ़ना है। अगर आपका Zn सॉलिड, ZnSO4 एक्वस इस तरीके से लिखा हुआ दिया है, इसका मतलब ये कौन सा सेल है, एनोड हाफ सेल है, जिसमें जिंक हमारा एनोड है और ZnSO4 उसका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसको देख के पता चला है कि जिंक हमारा क्या है, एनोड है, और Zn+2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिसमें कंसंट्रेशन उसका बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सेल हमें पढ़ने आना चाहिए। तो दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ एनोड हाफ सेल, कि एनोड हाफ सेल क्या है, किस तरीके से एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से उसका डेफिनेशन, रिएक्शन सब देख लिया। अब कैथोड हाफ सेल को आप कर सकते हैं, मैं करवा रहा हूं फटाफट। हम लोग कैथोड हाफ सेल को भी 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि कैथोड हाफ सेल किस तरीके से होगा, किस तरीके से करना है इसके ऊपर। तो स्ट्रेस देके काफी मैंने पहला वाला हाफ सेल समझा दिया, एनोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल क्या हो जाएगा, उसका राइट हैंड साइड टर्मिनल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहां पे रिडक्शन होता है, रिएक्शन वाइज सब कुछ सेम आएगा, बस वहां पे ईओपी था इसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसमें क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिप्रेजेंटेशन में एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए लेफ्ट में एनोड आ रहा था, उसके
राइट में कैथोड आएगा और कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट पहले आ जाता है, तो हम लोग उसे भी कर लेते हैं। तो देखो सेकंड हम लोग ले रहे हैं, सेकंड कौन सा है आपका, एनोड के बाद कौन सा आएगा, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। तो कैथोड हाफ सेल को क्या लिखोगे बेटा, CHC लिख देते हैं, और कैथोड हाफ सेल की डेफिनेशन क्या होगी, सेल एट विच ऑक्सीडेशन ना होके क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि कैथोड हाफ सेल क्या है, राइट साइड में, और राइट साइड में क्या होता था, रिडक्शन होता था। तो कैथोड हाफ सेल, सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड हाफ सेल। ठीक है, आप फिर से लिखेंगे इन सब चीजों को, इसलिए मैंने हटाया नहीं था। सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड हाफ सेल, इट इज प्रेजेंट, ये लेफ्ट में था, तो ये कैथोड हाफ सेल किधर मौजूद है आपका बेटा, राइट साइड में। कैथोड हाफ सेल किस साइड मौजूद है, राइट हैंड साइड में, इस पे रिडक्शन होता है, तो इट इज प्रेजेंट राइट हैंड साइड ऑफ कंप्लीट सेल, राइट हैंड साइड ऑफ कंप्लीट सेल, एंड इट इज निगेटिव नहीं, कौन सा टर्मिनल है ये, पॉजिटिव। कैथोड हाफ सेल वाला टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड इट इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंप्लीट सेल। तो ये कंप्लीट सेल का कौन सा टर्मिनल है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब क्या करना है, इसका रिएक्शन लिखना है, तो लिखो, अब फटाफट कर लेते हैं सब कुछ, है ना, एक बार समझा दिया मैंने। तो नेक्स्ट हमारा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, CHCR, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करो तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होने वाला है, CHCR, कैथोड हाफ सेल, यही लिख देता हूं ना, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन के ऊपर क्या होने वाला है आपका, रिडक्शन, क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन होगा बेटा। और हमारा कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन जो उसी था उसी के रिस्पेक्ट में लिखो, Cu+2 आयन था एक्वस फॉर्म में, ये क्या कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन जो वायर के थ्रू आ रहे थे उनको गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा था, Cu सॉलिड में, तो Cu+2 आयन कन्वर्ट हो रहा था Cu सॉलिड के अंदर, तो ये आपका रिडक्शन होता है। और इसके लिए अब क्या क्या गिवन रहेगा बताओ, इसके लिए हमें ERP, ERP का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे SRP, ERP बोल रहा हूं, SRP, SRP का मतलब क्या होगा हमारे लिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या हमें E0RP भी लिखा हुआ दे सकता है, मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर हमें E0 ऑफ क्या हो रहा है, देखो जरा सा, Cu+2 से किस में जा रहा है, Cu में, तो E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu भी दे सकता है। तो इन तीनों का मीनिंग सेम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दे, या E0RP दे दे, या E0 Cu+2 से Cu, ये देखते ही पता चल रहा है Cu+2 किस में जा रहा है, Cu में, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया ना, रिडक्शन हो रहा है। और इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में हमें गिवन रहेगी, इसकी वैल्यू आपकी 0.34 वोल्ट होती है, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगी, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कांस्टेंट है, 0.34 वोल्ट गिवन रहेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन। अब इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दो, जो पिछले में किया है ना सेम पार्ट वही कर रहा हूं मैं, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। नस्ट इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को रख दो, E की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे, E ऑफ क्या, Cu+2 ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन n की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है इस समय बेटा, Cu सॉलिड, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या, Cu+2 एक्वस, ठीक है। तो ये देखो ये सॉलिड है, तो सॉलिड वाले का तो हमेशा कितना लेना है, 1 ले लेना है आपको। तो यहां से देखो आपको क्या चेंजेज आएगा, E ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E0 ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, ठीक है। तो ये जो 1 अपॉन में लिखा है इसको रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस को प्लस भी लिख सकते हैं ना, तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं, तो हमारा E ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu कैन बी रिटन एज E ऑफ
ई नॉट ऑफ सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू, और ये रेसिप्रोकल करके इसको प्लस कर दिया है मैंने, प्लस 0.059 अपॉन 2, और क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी यू प्लस 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इन जनरल अगर बोलना हो तो इन जनरल क्या बोलेंगे हम लोग, इन जनरल। अगर इसका भी जनरल फॉर्म कोई पूछ ले तो हमें दिखाई दे रहा है ERP। आरपी मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी मतलब क्या है, रिडक्शन। ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमसे ERP पूछ ले तो ERP विल बी नथिंग बट द E नॉट ऑफ RP प्लस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आयन। ठीक है, तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी फॉर्मूला बन जाता है, जो आपका दिस नस्ट इक्वेशन इज फॉर कैथोड हाफ सेल रिएक्शन के लिए। और यहां से भी वही बात दिखाई दे रही है हमें, क्या दिखाई दे रहा है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपका बढ़ता चला जाए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ERP की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा तो ERP रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे। देखो ये 0.34 वोल्ट है, वो कितना था 0.76, तो 0.76 ऊपर होगा, 0.34 नीचे होगा। तो 0.76 तो धीरे धीरे कम हो रहा है और 0.34 धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते दोनों एक बार तो लेवल बराबर आ जाएगा, तब क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे सेल काम करना क्या कर देगा, बंद, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो सेल काम हमारा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पूरा किस तरीके से सेल रिएक्शन को हमें लिखना है और सेल रिएक्शन का क्या मीनिंग है। चलो, तो हमारा हाफ सेल उसका रिएक्शन हो गया, नस्ट इक्वेशन हो गया, और लास्ट पार्ट क्या बचा है इसका, केवल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग फाइनली रिप्रेजेंटेशन भी लिख लेते हैं इसका। रिप्रेजेंटेशन तो कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, CHCRP, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम है बेटा। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमेशा टर्मिनल पे जाते हैं, तो पहले एक वर्टिकल लाइन खींच लो। वर्टिकल लाइन में चूंकि ये कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो कैथोड देखो किधर था, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आप किसको लिख लो, कैथोड को। राइट हैंड साइड में किसको लिख लो, कैथोड को। और इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ अब क्या रहेगा, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, जिसका ब्रैकेट में आपको क्या दिया रहेगा, कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एनोड हाफ सेल था तो एनोड लेफ्ट में आ रहा था और उसका इलेक्ट्रोलाइट इस साइड आया था, राइट साइड में। कैथोड के केस में कैथोड राइट साइड का टर्मिनल है, तो राइट साइड में कैथोड और इसके तरफ उसका हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, या और करके इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कैथोड हाफ सेल आयन, जैसे उसमें लिखा था ना, सेम उसी तरह के कैथोड हाफ सेल आयन। और इसका क्या दिया रहेगा हमें, कंसंट्रेशन, और इस साइड आपका क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। ठीक है, और जो हमने अभी लिया है, हमने Cu प्लस 2 से Cu, इसके लिए कैसे लिखोगे, अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे इसे हम लोग लिख देंगे, इस साइड लिखोगे CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था हमने एक्वस फॉर्म में, CuSO4 लेते हैं कंटेनर में, और ऑब्लिक इधर क्या आएगा आपका, Cu सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, या फिर और ये इसका कंसंट्रेशन हमें सपोज करो C2 मोलर गिवन होगा। ठीक है, या फिर और हम लोग Cu प्लस 2, कंसंट्रेशन किसका चेंज हो रहा था, कंटिन्यूअस, Cu प्लस 2 का ना, तो Cu प्लस 2 और एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हमें C2 मोलर रहेगा गिवन। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन होता है दोनों हाफ सेल को, दोनों हाफ सेल का, किस तरीके से दोनों हाफ सेल लिखे जाते हैं, किस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से हाफ सेल के ऊपर नस्ट इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। 9 मिनट हो गया, किस तरीके से हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसका एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, इन दोनों सेल को हम लोग जोड़ के कल बनाना क्या सीखेंगे, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। जब कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनता है तो इन्हीं दोनों रिएक्शंस को आपको एक साथ जोड़ना होगा।
एनोड वाला अभी भी चैम्बर रहेगा, देखो एनोड वाला एनोड, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर डबल वर्टिकल लाइन आएगा सॉल्ट ब्रिज के लिए, और ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो कल की क्लास में मैं आपको कंप्लीट सेल लिखना सिखाऊंगा, कैसे रिप्रेजेंट, आज हमने हाफ सेल को बनाना सीखा, किस तरीके से हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मीनिंग क्या है, रिएक्शंस क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, और नस्ट इक्वेशन क्या है। और लास्ट एक चीज नोट के फॉर्म में ध्यान रखिएगा कि किसी भी मेटल के लिए, फॉर एनी मेटल, फॉर एनी मेटल, किसी भी मेटल के लिए जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, किसी भी मेटल के लिए फॉर एनी मेटल SOP विल बी इक्वल टू माइनस SRP, ये ध्यान रखना। SOP इज इक्वल टू क्या, माइनस SRP। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम होता है, लेकिन साइन क्या होता है उनमें चेंज होता है। जैसे हमारा, अगर अभी मैंने बताया था ना, Zn से Zn+2 का क्या लिखा था हमने, E0 ऑफ Zn ऑब्लिक Zn+2 कितना आ रहा था बेटा, 0.76 आ रहा था ना। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, ये क्या है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है, और अगर इसको उल्टा कर दिया Zn+2 से Zn कर दिया तो ये क्या हो गया रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 हो जाएगी। तो इस चीज को भी प्लीज कीप इन योर माइंड कि किसी भी मेटल के लिए SOP और SRP दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन बस साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना बाद में। तो हमारा थोड़ा लेक्चर आज 1 घंटे 10 मिनट का हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों तरीके के सेल देख लिए है ना, हाफ सेल में एनोड हाफ सेल को भी, कैथोड हाफ सेल को भी देख लिया है। कल हम लोग कंप्लीट सेल को देखेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा है, कल वाला थोड़ा छोटा बना दूंगा मैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है सर 1 घंटे से बड़ा है, थोड़ा एक दिन एडजस्ट कर लो। अगले लेक्चर को थोड़ा छोटा बना दूंगा 45 मिनट तक का, तो उसमें हम लोग कंप्लीट सेल को देखेंगे, कंप्लीट सेल कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से रिएक्शन है और क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग उनके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर यही हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।